नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। हनुमानगढ़ी के संत राजूदास, महंत राजूदास और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच एक कार्यक्रम में मारपीट की नौबत आई और रामचरितमानस चौपाई विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने रुख के चलते इस विवाद को सुर्खियों से बाहर होने ही नहीं दिया है। अगर देखा जाए तो वो लगातार हमलावर हैं और लगातार ये बातें दोहरा रहे हैं कि रामचरितमानस की एक जो चौपाई है जो पिछड़ों का, दलितों का, कोट अनकोट शूद्रों का अपमान करती है या फिर उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया गया है, उसे हटाया जाए। अब सवाल आता है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव इसका सियासी नफ़ा नुकसान देखते हुए वो इस रुख पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस रुख के साथ बने रहेंगे या फिर नहीं बने रहेंगे, इसे लेकर थोड़ी राजनीतिक गलियारों में थोड़ी खुसर फुसर लगातार चल रही है कि आखिर इससे फ़ायदा होगा, अखिलेश यादव को नुकसान होगा, अखिलेश यादव का रुख क्या होगा। फिलहाल लेकिन अखिलेश यादव जो है वो इससे पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिए, उससे तो यही लगता है। आइए सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूं कुछ 2-3 दिन पहले के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और अखिलेश यादव के बयान इस मसले जो हिंदू विरोधी समाजवादियों को बोल रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। अपमानित कर रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। तो सुना आपने, लगातार हमलावर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव लगातार फ्रंट फुट पे नहीं है, लेकिन उनकी चुप्पी का फिलहाल यही मतलब है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाना चाहते हैं और वो फिलहाल इस वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं। ये जो पूरी पॉलिटिक्स फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की स्वामी प्रसाद मौर्य के ज़रिए हो रही है, तो क्या उन्हें अखिलेश का समर्थन हासिल है? ये दलितों को या फिर ओबीसी को साधने का जो दाम है कितना सही है, गलत है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव जी दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम उनकी टिप्पणियां उनके यूट्यूब चैनल पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते सुनते रहते हैं और उन्हें पढ़ते भी रहते हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं विजय उपाध्याय जी। विजय उपाध्याय जी लखनऊ में दैनिक भास्कर अखबार के ब्यूरो चीफ हैं उत्तर प्रदेश के और राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुमार अभिषेक यूपी तक के एडिटर हैं और हम उनसे भी इस मसले पर बात करेंगे। साथ ही अमीश राय जो कि uptak.in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी मैं आपकी ही राय जानना चाहता हूं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स तो साफ नज़र आ रही है। आपको अखिलेश यादव के रुख से क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव इससे पीछे हटेंगे या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये जो दाम उन्होंने चला है ये अच्छा दाम है और ये 2024 में फायदा देगा? शुक्रिया नीरज जी। मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका कोई बहुत ठोस अभी का जवाब ये दे देना कि ऐसा ही होगा अगले एक साल से कम, लगभग 1 साल वक्त है, तो ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल इसी रणनीति पर एक राजनीतिक दल चलेगा। मुझे लगता है कि अभी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक दो चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के कोई भी राजनीतिक दल बहुत जोड़ घटाव करता रहता है कि अच्छा ये जो कदम उठाया गया है ये इसका जनता तक संदेश क्या जा रहा है। अगर ये देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी जिसमें ओबीसी और एससी कम्युनिटी दोनों हैं, अगर उनके भीतर कोई एक सकारात्मक दिशा में ये पूरी बातचीत अगर जा रही होगी और उन्हें लगेगा कि उनके वजूद, उनकी अस्मिता, जिसका दावा स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव करना चाहते हैं, जैसे अखिलेश यादव का ये बयान कि मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो सदन में इन दोहों को पढ़ दें, इन चौपाइयों को पढ़ दें, क्या वो हम कौन है, हम शूद्र हैं कि नहीं है, इस तरह का जो विमर्श अगर वो इस दिशा में आम जनता तक जाता है और खासकर इन तक स्वामी प्रसाद मौर्य का ये दावा
कि वो जो अपमानजनक टिप्पणियां हैं उनको लेकर के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि ये अपमान रोका जा सके। अगर ये दोनों बातें इसी अर्थ में पहुंचती हैं तब तो इसका लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर दूसरी जो विमर्श की धारा है, जो जाति के विमर्श के ऊपर धर्म के विमर्श को हावी करना चाहती है, क्योंकि उसकी विशेषज्ञता और उनकी संभावनाएं जो राजनीतिक सफलता की है वो धर्म वाले विमर्श में ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर एससी और एसटी और ओबीसी ये जातियां धर्म के नाम पर अगर वोट करेंगी तो बीजेपी को फायदा होगा, अगर ये जाति के नाम पर वोट करेंगी तो सपा को एक बड़ा फायदा होने के चांसेस होंगे। मुझे लगता है कि ये एक कैलकुलेशन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का होगा। और जहां तक मेरी राय है, मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति पर बीजेपी वैसे भी ले आएगी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वाले बयान पर अखिलेश यादव मुखर होकर के सामने से न बोले तो भी बीजेपी अपने ही ग्राउंड पर पूरा चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, और वही है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और इसका राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। जो भी बयान मुख्यमंत्री के, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं, उसी बयान पर वो खेलेंगे। अब अगर इसकी कोई और काट समाजवादी पार्टी के पास हो तो वो कोशिश करेगी, जैसे जाति जनगणना और बाकी चीजें, लेकिन वो भी घूम फिर कर इस मुद्दे तक आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति समाजवादी पार्टी की होगी कि हम धर्म वाली राजनीति की काट के तौर पर इस राजनीति को मुखर करें, और जिससे चूंकि उनके मुद्दे जुड़ जाएंगे, जाति जनगणना का सवाल जुड़ जाएगा, मंडल की लड़ाई जुड़ जाएगी, और अस्मिता की लड़ाई जुड़ जाएगी, हक अधिकार की हिस्सेदारी की लड़ाई जुड़ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये ज्यादा अनुकूल ग्राउंड है जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया चलने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी राय है। शुक्रिया जी, बिल्कुल। विजय जी, आपने क्या लगता है? पूरे विवाद के बाद ही एक संदेश देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, या जैसा अभी डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं तो सदन में पूछूंगा ताड़न का क्या अर्थ है, या फिर योगी आदित्यनाथ पढ़कर बता दें वो चौपाई उसका क्या मतलब है। तो इन सब से लगता है कि वो पीछे खड़े हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की मजबूती से, लेकिन उनकी पार्टी के जो ठाकुर ब्राह्मण नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य को लताड़ रहे हैं। तो ये क्या पॉलिटिक्स है? उनको भी चुप नहीं करवा रहे हैं अखिलेश यादव, और इनको भी चुप नहीं करवा रहे हैं। देखिए, ये दोहरी राजनीति है। एक साथ दो धाराएं चलाई जा रही हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने जो उनका नैरेटिव है उसे लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल बदले हुए माहौल में जिस तरह से अपोजिशन लगातार हार रहा है और वो बहुत डेस्परेट है, किसी भी तरीके से बीजेपी को हमें घेरना है, और बीजेपी की कोशिश ये है, जो प्रधानमंत्री से लेकर और नीचे इनके जो ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ता है, उनको लगता है कि हम पहली बार बहुसंख्यक एकजुट हुआ है या हो रहा है, और उसका बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि आप देखिए 2014 के बाद से जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है वो मार्जिनलाइज हुई है, वो उनके लोगों को सीटें कम मिली, जितनी सीटें पहले मिला करती थी, यानी जो मेजॉरिटी है वो उनको वोट नहीं करता है। तो अब जो मेजॉरिटी है जो बीजेपी के साथ जिसकी बड़ी तादाद है, उसको कैसे ब्रेक किया जाए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की कोशिश यही है। दरअसल अगर आप ये जो डिबेट है, इसकी जो बुनियाद है वो अभी से नहीं है। ये बुनियाद बहुत पहले 1910 के आसपास से शुरू हुई थी, और काफी लंबा इस पे डिस्कशन गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ, और वो जो चीजें थी उस दौर में एक उनकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीमॉडलिंग करके आजकल उसको पेश करने की कोशिश हो रही है। देखिए, आर्थिक मुद्दे हों, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हों, सरकार की नीतियां हों, बीजेपी को घेरने में अपोजिशन नाकाम रहा है। तो अब ये सामाजिक मुद्दा मार्केट में डाला गया है, और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे फ्री हैंड से इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक और ताकत है, राजनीतिक ताकत, जो इस पे भी बोल नहीं रही है, चुप है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिन में वो भी इस पे बोल सकते हैं। वो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की। बसपा इस पे एक अलग स्टैंड लेके चल रही है, अपने सर्वजन वाले फार्मूले को बनाए हुए है, वो इसके खिलाफ अपने को खड़ा कर रही है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जनरल कास्ट के, या जिस वर्ग की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि एक वर्ग उनके खिलाफ है, ऐसा नहीं है कि सभी खिलाफ है। मैं काफी लोगों से मेरी बात हुई जो खुद इस चौपाई से सहमत नहीं है और चाहते हैं कि अगर
लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, लोगों को लगता है, तो इस चौपाई को संशोधित करने या डिलीट कर देने के जैसे विकल्पों पे विचार हो सकता है। हालांकि वो लोग खुल के नहीं आ रहे हैं। हुआ ये कि बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी आ गई। उस टिप्पणी ने चीजों को बिल्कुल एक पैरेलल और खड़ा कर दिया। जो मुश्किलें थी बीजेपी की, उसमें और खड़ी हो गई। यानी कि एक तरफ उनकी टिप्पणी उन पंडितों के लिए है, वो कहते हैं पंडितों के लिए है, यानी विद्वानों के लिए, तो हम मान भी लें विद्वानों के लिए है। तो जिन लोगों ने लिखा ज्यादातर वो किसी खास वर्ग के थे, हालांकि लिखा सभी वर्गों के लोगों ने, लेकिन जो टिप्पणी जिधर गई वो यही बात कहती है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, मेरा अपना जो एनालिसिस इसमें है, मेरा बातचीत है लोगों से, मैं लखनऊ के कई रिक्शे वालों से अक्सर बात करता हूं, क्योंकि यहाँ रिप्रेजेंटेशन हर आसपास के तमाम जिलों का है। तो उसमें लोग जाति बताने की बजाय हिंदू बताया करते थे। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो अम्बेडकराइट हैं। मैंने उनके भी यूट्यूब पे ये देखा कि उनको इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि दलित वर्ग, आजमगढ़ में दलित वर्ग जो है वो अपने को हिंदू बताया। जाति पूछा उनके रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं। तो बाद में वहां जो दूसरे लोग बैठे थे उन्होंने उनकी जाति का जिक्र किया। तो ये एक तरीके का बदलाव था जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य वापस यू टर्न देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वहां से भी एक गुंजाइश अच्छी और सकारात्मक निकलती है कि अगर कहीं भी समाधान हो सकता है, कहीं भी कोई परिष्कार हो सकता है, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, विद्वान हैं संस्कृत के और धर्म के, जो ये मानते हैं कि धार्मिक पुस्तकों में बहुत कुछ प्रक्षिप्त है, यानी जोड़ा गया है जो उसके मूल संदर्भ से अलग है, तो उसका प्रक्षालन तो कभी हुआ नहीं। वजह यह है कि यहाँ कोई ऐसी बॉडी नहीं है शीर्ष जो इस काम को करे। और चूंकि इतने ज्यादा पंथ और संप्रदाय और मतांतर हैं, आधा दर्जन से ज्यादा तो दर्शन है, तो वो कभी हो नहीं पाया। लेकिन लोग उससे सहमत हैं कि हाँ, जो गलत है वो गलत है। और एक और बात है कि समाज आज जो नई पीढ़ी है वो शादियां आप देखिए, हम लोग, मैं खुद ब्राह्मण हूं, मेरे पास साल में अगर 10-12 कार्ड आते हैं ब्राह्मण परिवारों के, तो उसमें से आधा दर्जन तो ऐसे होते हैं जिसमें गैर बिरादरी में शादियां हो रही हैं और परिवार उस पर सहमत होता है। तो चीजें बहुत बदल रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उसको तेजी से बदलने की कोशिश भी हो रही है। मैं यही मानता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान इस प्रक्रिया को, जो बात अंबेडकर कहा करते थे कि सम्मान मिलना चाहिए और जब तक समरसता नहीं होगी कोई समाज जो है सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकता, तो वो मैं मानता हूं कि उस प्रक्रिया को वो कहीं ना कहीं तेज कर रहे हैं। और इस तेजी को अगर बीजेपी सही से एड्रेस कर पाएगी तो संभल जाएगी। समाजवादी पार्टी कितना गेन करेगी उसमें मुझे डाउट है। डाउट इसलिए है कि जब दो धाराएं एक साथ लेके आप चलते हैं तो बहुत मुश्किल होती है दोनों में संतुलन बनाए रखने की। और ये जो संतुलन है, ये इसके लिए आपके पास 1 साल का ही वक्त है। और जब यहाँ पे अगर देखिए, चूंकि लोग बदलाव के लिए तैयार हैं, मैं राजू दास जैसे लोगों की बात नहीं करता हूं जो इसकी एकेडमिक बहस में कहीं नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या बयान उन्होंने दे दिया जो मैं बिल्कुल उसको उचित नहीं मानता यहाँ रिपीट करना। लेकिन इस तरह के कैरेक्टर को अगर आप किनारे कर दें जो मीडिया में आ गए हैं, तो बाई एंड लार्ज चीजें उसी धारा में शायद जा सकती हैं जिस धारा में स्वामी प्रसाद मौर्य इसको ले जाना चाहते हैं। जी, आप जो बात कह रहे हैं दो धाराओं की, तो हमारे एक दर्शक है वीरू दास, वो लिख रहे हैं कि धर्म की राह अखिलेश यादव जी खुद चल रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, दूसरी तरफ शूद्र की राह पर स्वामी प्रसाद मौर्य। पार्टी दो राह पर चल रही है, ऐसे में कितना जनता विश्वास करेगी, ये कहना है वीरू दास का। हमने आपसे यूट्यूब पर दोस्तों एक सवाल पूछा है, अगर आप यूट्यूब पर हमारा ये शो देख रहे हैं, कि हमने सीधा सा एक सवाल पूछा है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को फायदा होगा? हाँ या ना में आप अपना जवाब देकर हमारी इस डिबेट में शिरकत कीजिए। हम कार्यक्रम के आखिर में देखेंगे कि हमारे दर्शकों ने किस तरफ वोट डाला है। कुमार अभिषेक, जब बीजेपी के नेताओं से बात की जाती है तो उनकी एक ये दलील सामने आती है जो कि छपी भी है, कई लोगों ने उस तरह से कहा है कि भाई जो भी आस्तिक है, मतलब वो अगर दलित है, चाहे वो ओबीसी वर्ग से आता है, चाहे वो दलित वर्ग से आता है, तो उनके घर में तो रामचरितमानस मिलती है। यानी कि वो, उनका कहने का मतलब है कि रामचरितमानस जो है वो उसका सम्मान सभी हिंदू करते हैं। यानी बीजेपी के लोग इसे उस चौपाई के
लेवल से रामचरितमानस के लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा ये बार बार स्पष्ट कर रही है कि हमें रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस चौपाई से दिक्कत, उन चौपाइयों से दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है कि अभी वहाँ बीजेपी जो है वो इसे धर्म के नैरेटिव पे ले जाने में सफल होती दिख रही है? यानी अगर वैसा होगा तो फिर अखिलेश यादव को नुकसान होगा। कुमार अभिषेक शायद जी कुमार अभिषेक, आप मेरा सवाल सुन पाए थे कुमार? नहीं, एक बार जरा दोहरा दे, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा ये कहना है कि बीजेपी के नेताओं कहते हैं कि दलित वर्ग से हो चाहे ओबीसी वर्ग से हो, जो भी आस्तिक है उनके घर में रामचरितमानस मिलती है ज्यादातर लोगों के घर में। यानी समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ये अंडरलाइन कर रहे हैं कि हमें रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं, उन चौपाइयों से दिक्कत है। लेकिन बीजेपी से उस रामचरितमानस, राम और हिंदू धर्म के नैरेटिव पर ले जाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से फिलहाल कौन लीड कर रहा है इस रेस में, अपने अपने नैरेटिव को सेट करने में? लोगों में किस तरह का संदेश इसको लेकर है? देखिए नीरज, कौन लीड कर रहा है ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं दो चीजें कहता हूं। एक तो ये कि क्या समाजवादी पार्टी ने जो लाइन दी है वो लाइन उनकी पार्टी की लाइन है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर भले ना कहा हो, लेकिन उन्होंने शूद्र जैसी बातें की, कहा कि मैं भी शूद्र हूं, लोग हमें शूद्र समझते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे खड़े हैं। लेकिन आज आप देखें तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि ये तो शिव जी की बारात है हमारी पार्टी, उसमें सभी तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग अपने बयान दे रहे हैं। तो अगर आप देख लें तो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है। आज आप किसी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर लें तो कोई भी आदमी इस पर अपनी राय नहीं रख सकता। इसलिए नहीं रख पा रहा क्योंकि पार्टी की लाइन ही क्लियर नहीं है। पार्टी चाहती क्या है वो भी उन्हें मालूम नहीं है। और पार्टी की जिस दिन ये लाइन हो जाएगी कि हाँ हमें इन चौपाइयों को लेकर एक लाइन ले लेनी है कि हाँ इसे जो बातें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उसके साथ खड़े हैं, तब आप समझ लीजिए कि इस पर यह तय हो सकता है कि कौन लीड ले सकता है। लेकिन पार्टी के भीतर गजब की अगर आप देखें तो सपा के भीतर गजब का द्वंद्व है। जितने जो सवर्ण विधायक नेता हैं वो बुरी तरीके से नाराज हैं, तो पार्टी इस पे कोई लाइन नहीं ले पा रही। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देख लें तो बीजेपी के भीतर इस पर बहुत कम लोग बोल रहे हैं, और खास करके जो ओबीसी नेता हैं उन्हें ही बोलने को कहा गया है। बहुत ज्यादा ब्राह्मणों को इस पर बोलते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, बीजेपी पार्टी से अलग हिंदुवादी तत्व जो है वो बोल सकते हैं, वो बोल रहे हैं। और बीजेपी इसे निश्चित तौर पर चौपाइयों को कहीं पिक्चर में नहीं रख रही, सीन में नहीं रख रही। वो लार्जर पिक्चर, ये भगवान का विरोध, राम का विरोध, रामचरितमानस का विरोध, सनातन का विरोध, इसे लेकर के एक नैरेटिव गढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि या तो अखिलेश यादव इस पर पूरी अपनी लाइन क्लियर करे, तब ये बात आने वाले वक्त में साफ हो जाएगी कि पार्टी इसमें लीड ले रही है या पार्टी पीछे चल रही है। लेकिन अगर आप दोनों पार्टियों के नेताओं से बात करें, यहां तक कि इन पार्टियों से इतर भी लोगों से बात करें, तो सबको ये लग रहा है कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको कि आप सस्टेन करके 1 साल तक ले जा सकते हैं। ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कि आप बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें। ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें कि जो ओबीसी दलित तबका है वो इस पर बहुत ज्यादा आंदोलित हो जाए। और उसकी वजह यह है कि कोई नई बात नहीं कही जा रही। धर्म ग्रंथों में, रामचरितमानस में ऐसी चौपाइयां, ऐसी लाइनें पहले से हैं, और ये बहुत पहले से विमर्श में भी है, साहित्य में भी है, और इसकी चर्चा दशकों से होती रही है। तो जब भी इसको लेकर के अगर आप थर्मामीटर डालते हैं, जिसे आप वाटर टेस्टिंग कह रहे हैं, जब वो नीचे तबके तक पहुंच रहा है, एकदम आप ग्राउंड लेवल तक देखते हैं, तो जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें तो थोड़ा स्पंदन दिखाई देता है। लेकिन उसके अलावा बाकियों में बहुत ज्यादा इसे लेकर के कोई करंट जैसी चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही। और समाजवादी पार्टी अगर कोई क्लियर लाइन नहीं ले रही तो उसके पीछे की वजह यही है कि जो ग्राउंड का फीडबैक आना चाहिए उनके पास कि हाँ इस मुद्दे पर जमीन पर लोग सियासी तौर पर तैयार हो रहे हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए, इस मुद्दे पर वोट करने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए, तो वैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। जो मिशनरी लोग हैं, जिन लोगों ने
दलितों में चेतना जगाने का काम किया है, उन लोगों के बीच में चर्चा जरूर है, लेकिन उन्हें भी ये लग रहा है कि आप इसे लोगों के बीच ले जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता कि आप इसे बहुत बड़ा एक जन आंदोलन इस मुद्दे पर खड़ा कर देंगे। मुझे तो लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी में भी थोड़े अलग थलग पड़े हुए हैं, और पार्टी के भीतर भी कोई उनके इन बयानों को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियसली इस वक्त नहीं ले रहा, क्योंकि आप बड़े बड़े नेताओं को देख लें तो सब इससे इस वक्त मतलब कन्नी काटते हुए थोड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी को जरूर लगता है कि अगर ये मुद्दा बड़ा हो गया, दलितों के बीच में अगर ये पहुंच गया, इस पर कोई बड़ा विमर्श शुरू हो गया, तब ये मुद्दा उनको नुकसान कर सकता है। लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये आस्था का ज्यादा बड़ा मुद्दा है, आस्था के साथ खिलवाड़ करना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए वो इस मुद्दे को बस पार्टी से दूर रखना चाहते हैं, अपने नेताओं से, अपने बड़बोले नेताओं से दूर रखना चाहते हैं, ताकि इस मुद्दे पर बीजेपी को लेकर के कोई नैरेटिव न बन पाए। नीरज जी, कुमार अभिषेक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण भाई, मैं आपसे एक सवाल लेता हूं। जैसा हम लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को आप भी लंबे समय से देख रहे हैं या उसका पॉलिटिकल सोशल एनालिसिस कर रहे हैं, 90s में जब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज बीजेपी यूपी और खास करके पूरे देश में मजबूत स्थिति में है, तो उसके पीछे एक धर्म की सियासत एक बड़ा मुद्दा है। खास करके उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का आंदोलन बीजेपी ने 90s में खड़ा किया, 90 के दशक में, और उसको फिर अभी तक उसका जो पॉलिटिकल फायदा है उसको बीजेपी को उसको मिलता रहा है। अभी भी आप देखिए कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको भी पॉलिटिकल टूल की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में एक ये बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि उसी समय मंदिर बनकर तैयार होगा। लेकिन भाई, हम लोगों ने देखा है कि 90 के दशक में नारा उठता है उत्तर प्रदेश से कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इसके अलावा भी इस तरह के नारे गढ़े गए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ से या बहुजन राजनीति जो की जा रही थी उसकी तरफ से, जो नारे एक खास रिलीजियस आइडेंटिटी को डिफेम कह लीजिए या कह लीजिए कि उसके बरक्स एक नया विचार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो एक पोलराइजेशन है उसको तोड़ा जा सके और जाति के ग्राउंड पर उसको लाया जा सके। तो रामचरितमानस विवाद पर जब हम जिक्र कर रहे हैं और जब हम देख रहे हैं कि अब स्थिति आज उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि एफआईआर और हाथापाई तक की नौबतें आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी एफआईआर करा रहे हैं, वहां परमहंस दास उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उन पर हमला कर रहे थे। इस तरह की जब नौबत आ गई है, तो क्या आपको लग रहा है कि फिर से एक बार उसी तरीके से 90 के दशक की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खिलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो गठजोड़ जो जातियों में बीजेपी ने एक हिंदुत्व के नाम का गठजोड़ कायम किया है, खास करके गैर यादव ओबीसी जातियां हैं या दलित जातियां हैं, जिनको हिंदुत्व की छतरी के नीचे एक करने का काम बीजेपी ने किया है, और ऐसा एक किया है कि लोकसभा में उनका वोट शेयर 2019 में 50% था। तो क्या 2024 को टारगेट में लेकर अखिलेश फिर से उसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें इस हिंदुत्व का जो गठजोड़ है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है अमीश जी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव के बाद ही उसे समझ लिया था, और 19 के चुनाव में वो जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ उस समय भी ये कोशिश की गई थी, क्योंकि 19 के चुनाव में ये बहुत अप्रत्याशित घटना थी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, कि जिस गेस्ट हाउस कांड के बाद ये माना जा रहा था कि बिल्कुल दोनों दो धुरी हो चुके हैं, ये एक नहीं होंगे, उन लोगों ने भी समझौता करके, और मुझे याद है वो रैली जिसमें मुलायम सिंह यादव मंच पर हैं और मायावती जी ने बाकायदे जिक्र करते हुए भी ये बात कही थी कि हम उस पुरानी घटना को भूल करके एक नई चुनौती से लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। हालांकि बहुत राजनीतिक वजहों से वो गठबंधन चुनाव में सफलता न पाने अपने मुताबिक सफलता न पाने के कारण जल्दी टूट गया, और फिर से वो चीज सामने आई। लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से कोशिश की, गठबंधन किया तो बहुत छोटे दलों से जो कम सीटों वाले थे, और उन्होंने इन जातियों को फिर से जोड़ने की एक गोलबंद कोशिश की। और उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ी भूमिका के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। उनके पार्टी ज्वाइन करने का जो कार्यक्रम था वो एक उस समय के लिहाज से चुनावी वक्त में एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था,
और उसका असर होता है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के जोड़ने का असर होता है, इधर जयंत चौधरी के जोड़ने का असर होता है, और एक बड़ी गोलबंदी बनाने की कोशिश वो होती है उत्तर प्रदेश में। बहुत औपचारिक तो नहीं, अनौपचारिक ढंग से कहा भी ये जाता है कि यह जो गठजोड़ था उत्तर प्रदेश में, यह चुनाव जीत रहा था। अनौपचारिक ढंग से लोग ये मानते भी हैं कि बहुत सारी अन्य वजहों से वो सरकार में नहीं बनती है और भाजपा फिर से वापस सरकार बनाती है। अब मैं एक बात ये सोचता हूं, और बतौर विश्लेषक हम जब इसको इसके रेशे को खोलने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा गुंजाइश भी इन दलों के पास नहीं है। वो अगर करेंगे भी तो क्या करेंगे? आपके पास कोई वैकल्पिक विमर्श नहीं है जो धर्म के भाजपाई या आरएसएस विमर्श की काट पेश कर पाए। अगर आप भी उसी पिच पर थोड़े सॉफ्ट रहेंगे कि थोड़ा सा हमने इनको भी खुश कर लिया, थोड़ा सा इनको भी खुश कर लिया, तो जो ज्यादा खुश कर रहा है उसके पास जनता क्यों नहीं जाएगी? वो तो ओरिजिनल है ना, बीजेपी तो ओरिजिनल, उनको सब कुछ एहसास करा रही है कि हम आपकी पार्टी है। ये तो ये नहीं कर पा रहे कि उत्तर प्रदेश में जितने आरोप जाति के नाम पर सपा के शासनकाल में इनके ऊपर लगे थे, इसका भी ठोस ढंग से कोई उस तरह का तीखा जवाब ये नहीं दे पा रहे कि बीजेपी किस तरह से जातिवाद कर रही। तो अब अगर धर्म की राजनीति होगी उसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जैसे अब बात तो हम लोग उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा विषयांतर करके मैं बस जोड़ दूं कि आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, इन तीनों राज्यों में चुनाव होने वाले, बाकी छोड़ देते हैं, ये थोड़े आसपास के। इन तीनों जगहों पर जो कथावाचक लोगों की एक बड़ी टोलियां तैयार हुई हैं, बहुत बड़े बड़े। ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, ये तो एक हैं, ये तो ज्यादा इनकी टीआरपी है, लेकिन बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनावी वर्ष में लाखों लाखों की रैलियां उनकी हो रही है। मैं चूंकि जाता हूं तो मुझे इसका आइडिया है। और वहां पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिया जा रहा है कि भाई धर्म को कौन बचा रहा है, सनातन को किसने बचाया, हिंदुओं की मान सम्मान प्रतिष्ठा कौन वापस लाया, और ये सारे विमर्श अंत तक आ जाएंगे बीजेपी को वोट दो। और आगे कुछ एजेंडे ऐसे हैं, अखंड भारत बनाना है, ये करना है, वो करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो सब होगा। उत्तर प्रदेश तो ज्यादा संवेदनशील राज्य है, अयोध्या, मथुरा, काशी, और ठीक कहा आपने कि वहां तो संत जो लोग हैं उन लोगों के भीतर भी ये मतभेद हो गया कि ये जो शालीग्राम पत्थर है इसको छीने थोड़ी इस पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लेकिन इवेंट बनाने में बीजेपी उसको कामयाब हो गई। बीजेपी के पास मल्टीपल ऑप्शन है, समाजवादी पार्टी के पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। मैं कुमार अभिषेक जी की बात से सहमत हूं कि इस पूरी घटना में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक तो ये नई नहीं है, ये पहले से इस पे विमर्श होता रहा है, लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर के क्लेम करते हैं, और उत्तर प्रदेश में खासकर कांची राम और मुलायम सिंह यादव की राजनीति में ये पुराना मुद्दा है। मगर मैंने पिछले टिप्पणी में भी ये कहा था कि आप दरअसल राजनीति में सूत्र जोड़ते हैं, बशर्ते कि आप ये एक दिशा तय करें। अभी आपके कार्यक्रम में बैठे बैठे हम ये देख रहे हैं कि दो ऐसे महिला नेत्रियों को सपा ने निष्कासित कर दिया है जो लगातार पार्टी के खिलाफ लाइन ले रही थी। अब अगर ऐसा कोई संदेश देने में कामयाब हो पाते हैं, और जो अपर कास्ट जो सपा में है वो अगर समाजवादी मूल्यों के मुताबिक है, तो मैं तो कह रहा हूं राजनीति तो ये कहती है ना साहब, इस बयान पर पार्टी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अपर कास्ट प्रवक्ता पार्टी टीवी पर बैठाए और कहे कि ये ओबीसी और दलित के खिलाफ जो बातें कही गई हैं उसमें तो हम भाई सहमत नहीं है। राजनीति यहां जाती है, और तब शायद इन मुद्दों को अगर और मुद्दों से जोड़ पाएंगे तब ये एक आंदोलन बन पाएगा, तब साल भर निभा पाएंगे, और तब इसका कोई राजनीतिक लाभ हो पाएगा। जी विजय सर, आपसे सवाल लूं उससे पहले, चूंकि जो बात लक्ष्मण जी ने जिक्र कर दिया तो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि रोलित तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, और इसका जिक्र उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। ये दोनों जो महिला नेता थी वो स्वामी प्रसाद मौर्य का खास तौर से विरोध कर रही थी, और रामचरितमानस विवाद में एक अलग स्टैंड उनसे लेते हुए काफी, रोलित तिवारी मिश्रा तो काफी आक्रामक थी, एक अलग स्टैंड ले रही थी। तो ये भी एक वानगी है कि अखिलेश यादव का रुख क्या है इस पूरे विवाद में। अखिलेश यादव किस मजबूती के साथ कह लें, या जो इस विवाद का साथ, मतलब इस पहलू में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल सर इससे एक अलग सवाल है, जो हम लोग
का डिबेट का पॉइंट है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की ये आक्रामकता जो रामचरितमानस के चौपाई को लेकर उन्होंने शुरू की है वो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगी। इसमें मैं एक बस पहलू जोड़ के सवाल लेना चाहूंगा कि जो मैंने लक्ष्मण यादव जी से भी लिया कि 90s में सर जब विहिप ने 90s में 80 के अंतिम वर्षों में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो जो ईंट रखवाई गई वो कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी जो दलित नेता थे, और उस समय बीजेपी ने ये संदेश जो देने की कोशिश की थी कि ये एक हिंदुत्व का मुद्दा है, ये कोई जाति का मुद्दा नहीं है, इसमें दलित ओबीसी पिछड़े सब लोग शामिल हैं। और उस मैसेजिंग को कांशीराम और मुलायम सिंह यादव ने बड़े आसानी से जाति का गठजोड़ कर शिकस्त दे दिया। और उसके बाद फिर 2 दशक की राजनीति 3 दशक की राजनीति हमने देखी कि किस तरीके से बीजेपी फिर वापसी करती है और उससे बड़ा ग्रांड नैरेटिव तैयार करके न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में रिकॉर्ड कायम करने का काम करती है। लेकिन सर मेरा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव भी अब उस भय को पार कर चुके हैं इस विवाद में कि इस बात से रामचरितमानस पर बीजेपी इसको ट्विस्ट करेगी, बीजेपी इसको राम से जोड़ेगी, बीजेपी इसको राम मंदिर से जोड़ेगी, फिर बीजेपी ये कहेगी कि ये राम मंदिर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले हैं, ये सब क्या अखिलेश कैलकुलेट कर चुके हैं तब इस तरह के पॉलिटिकल स्टैंड पर आज वो खड़े हैं, या वो बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं कि चलो तुम भी खुश रहो तुम भी खुश रहो? आपने जो सवाल उठाया मैं उसको अलग किस्म से डिकोड करने की कोशिश करूंगा। एक तो 1993 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे सपा बसपा के अलायंस में, तो भी 3-4 सीटें बीजेपी की ज्यादा आई थी। ये दोनों मिलके भी बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल नहीं कर पाए थे। 3-4 सीटें बीजेपी की ज्यादा थी और उस समय एक अलायंस की सरकार बनी थी जिसमें जनता दल और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां सब मिलके, तब 212 होना था तो 212 हो पाएगी। तो उस समय भी बीजेपी हावी थी इस गठबंधन के ऊपर, और 19 में भी इस गठबंधन के ऊपर हावी थी और ये गठबंधन कामयाब नहीं हुआ। अब इसके कारण क्या थे कि जो हम मान भी लें कि इतनी मजबूत ताकत बन गए दोनों दल एक साथ आने के बाद, तो आखिर क्या परिस्थितियां थी कि बसपा का वोट बैंक लगातार कम हुआ और सपा का भी वोट बैंक 22 को छोड़ दें तो लगातार कम हुआ। तो इसका कारण हमें ढूंढना होगा, वो उसी में छिपी हुई है कि आगे क्या होगा। उसमें कारण ये था कि जातिवाद सिर्फ अपर कास्ट जिसे कहा जाता है सामान्य वर्ग, उसी में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में जातिवाद हर वर्ग में है। आप अनुसूचित जातियों में जाएंगे तो वहां भी बड़े छोटे की लड़ाई है, वहां भी जातियों की लड़ाई है। आप पिछड़े वर्गों में जाएंगे, जितनी भी जातियां हैं उनमें भी लड़ाई है और जातियों के अंदर भी जातियों की लड़ाई है। ठीक ऐसी ही लड़ाई मुस्लिम पसमानदा समाज में भी है, जो पिछड़े वर्ग है उनमें भी जातियों के भीतर भी जातियां हैं और परस्पर आपस में रोटी बेटी के संबंध नहीं है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो जब हम कभी भी बात करते हैं जातिवादी राजनीति की, दलित पछड़ा कॉम्बिनेशन हमने बना लिया, जनरल कास्ट का कॉम्बिनेशन बना लिया, असल में ऐसा है नहीं। बसपा के पीछे, बसपा जो कमजोर हुई, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें जाटवों का जो दबदबा था उसके खिलाफ बाकी दलित जातियों ने और अति पिछड़ी जातियों ने अपने को घुटन महसूस किया और विड्रा कर गए, अलग हो गए। ठीक ऐसे ही समाजवादी पार्टी में ये जब आरोप लगे और जो लोगों को महसूस हुआ कि यहां किसी एक जाति का दबदबा है, तो बाकी जातियों ने इधर उधर जाके अपने राजनीतिक प्रश्रय की तलाश की। ये मोटी बात है। ठीक यही स्थिति बाकी जगह भी है। अगर आप जातियों के भीतर की जातियों में जब जाएंगे तो वहां से सच्चाई निकल के आएगी। ये जो रामचरितमानस है, अब यहाँ पे अब आप आएंगे तो जिन चौपाइयों का इन्होंने जिक्र किया, कोई भी चौपाई राम से जुड़ी हुई नहीं, और राम की जो इसमें भूमिका है वो भूमिका सबको जोड़ने की है। इसीलिए लोहिया भी राम की प्रशंसा करते हैं, और जो लोहिया पिछड़े पाए 100 में 60 का नारा देते थे, वही लोहिया जाति तोड़ो दाम बांधो का भी नारा देते थे। यानी कि दोनों धाराएं एक साथ लोहिया के जमाने से ही चल रही थी। अंबेडकर जी भी जब दलित आंदोलन के लिए पूरे शिद्दत से काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी यह पाया कि जातियों में जो विभाजित था दलित समाज, उनकी भी भूमिका, महार समुदाय में भी पूरी तरीके से समर्थन उनको नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो समस्या है, ये इसका एक बहुत व्यापक फलक है। अब इसमें आपने राम मंदिर के बारे में जिक्र किया है, तो राम मंदिर में मैं आपको बताऊं, बीजेपी का जो लीडरशिप है वो दूरदर्शी है।
उसने राम के साथ वहां पे और क्या बनाने जा रहे हैं, शबरी का मंदिर बनाने जा रहे हैं, वहां वाल्मीकि का मंदिर बनाने जा रहे हैं, वहां जटायु का मंदिर बनाने जा रहे हैं, और एक और कोई मंदिर बना रहे हैं। तो वो उस समुदाय को भी ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, अब ये जो चीजें, सारी चीजें जो मैंने बताया कि ये फ्रेगमेंटेशन जो हुआ, अलग अलग लोग हुए, तो हुए सिर्फ इसलिए कि सबको राजनीतिक वर्चस्व चाहिए, हर जाति को चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव नहीं जीत पाए और स्वामी प्रसाद मौर्य ने माहौल बनाया, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के पक्ष में माहौल को बदल दिया। उन्होंने चीजों को एकदम से शेप चेंज कर दिया। चेंज होने के कई कारण है, वो विषय नहीं है। अखिलेश को वोट ज्यादा इसलिए मिले कि उत्तर प्रदेश में, जो बात मैं आशीष जी बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश में बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गई है। जैसे दिल्ली में है, पश्चिम बंगाल में है, या राजस्थान मध्य प्रदेश में है, वहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, वैसे यूपी में बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गई है। और इस बाइपोलर पॉलिटिक्स में जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ है, और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं उनका कंसोलिडेशन सपा के फेवर में हो रहा है। और ये 22 का चुनाव उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर समाजवादी पार्टी ठीक से अपने कार्ड खेलेगी तो बीएसपी के वोट और कम होंगे, कांग्रेस का जो वोट बचा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोग जो अपोजिशन में है, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, उनमें बहुत बेचैनी है, वो बहुत उबे हुए हैं, सफोकेशन फील कर रहे हैं, हमें इस सरकार से मुक्ति चाहिए, और इसके लिए वो एकजुट हो रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, अगर अखिलेश इसको ठीक से इसको एड्रेस कर पाएंगे तो इससे उनको फायदा होगा। लेकिन अब आपने अगर जो कार्रवाई आज की है उनको रोकने के बजाय सीधे आपने पार्टी से बाहर कर दिया, तो ये मैसेज तो पिछड़ों में जाएगा कि भाई बड़ा अच्छा किया। तो पिछड़ों में कौन सी जाति खुश होगी? कुम्हार, लोहार, प्रजापति तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी न सिर्फ सामाजिक वैचारिक स्तर पे उनको संदेश दे रही, बल्कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको डीबीटी भी दे रही, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रही। तो उनको लगता है कि हम अगर किसी और के साथ जाएंगे तो हमारे ये पर्क्स जो हैं, जो हमारा ये लाभ है, ये कहीं कम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको लाभ तो पहले मिला ही नहीं, योजनाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं। लेकिन इस तरीके से अभी ठीक है कि इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ा रोल है, जो टेक्नोलॉजी आई है उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लाभ पाने वाला ये बात नहीं मानता। लाभ पाने वाला तो ये मानेगा कि उनकी सरकार में नहीं मिला, उनकी सरकार में नहीं मिला, उनकी सरकार में, इस सरकार में मिल रहा है। तो यही ताकत थी जो 2019 में बीजेपी को 51% पहुंचाती है, और सपा बसपा जैसे जाइंट पॉलिटिकल पार्टियों के इकट्ठा होने के बावजूद उनको कामयाबी नहीं मिलती। 19% के आसपास दोनों के वोट आते हैं, 19%। तो ये जो सपा के तो 18 समथिंग थे, बीएसपी के 19 थे, क्योंकि बीएसपी को सपा ने अच्छी अच्छी सीटें दे दी थी कि भाई पहले आप तय कर लीजिए। तो जो मुश्किल है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पूरे अभियान का और समाजवादी पार्टी के इस पूरे अभियान का, क्या अच्छा एक और इशू है जी। 2001 में यहां एक बुनियाद पड़ी सामाजिक न्याय की में जो आरक्षण है उसके बंटवारे का। हुकुम सिंह कमेटी ने वो रिपोर्ट दी। ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े उसके पैरोकार हैं, जो अभी बीजेपी के साथ थे पहले, फिर सपा के साथ आए, आजकल फिर वो बीजेपी के साथ जाने के लिए उत्सुक है। वो कहते हैं कि भाई 27% में अति पिछड़ों का अलग कर दिया जाए हिस्सा, और वो ऑलरेडी दो कमेटियां, एक कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, एक कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसमें ऑलरेडी है। तो आप खड़े कहां हैं? आप कहां पिछड़े वर्ग में खड़े हैं? आप तो जातियों पे खड़े हैं, और जातियों के कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास क्रेडिबल लीडरशिप चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुद्दा तो उठा रहे हैं, क्यों नहीं क्लिक क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया में क्लिक कर रहा है, बस मीडिया से बाहर क्यों नहीं क्लिक कर रहा है? इसलिए नहीं क्लिक कर रहा है कि लोग उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट ही उस तरह से नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट करते तो शायद वो पडरौना से जहां से चुनाव लड़े थे वो जीत जाते, लेकिन उनके सामने बहुत सी मुश्किलें हैं। अब आप सर, ये तो आगामी चुनाव अब बताएगा ना कि ये मुद्दा क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है उनका, क्योंकि पिछला चुनाव हार गए, उसके बाद उन्होंने ये स्टैंड लिया है। लेकिन देखिए, ये चौपाइयां उसमें हैं, और इन चौपाइयों के बावजूद मेरी एमबीसी मतलब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के कई नेताओं से बात हुई इस इशू पे, तो उसमें बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि भैया देखिए, राम से शिकायत नहीं है, कुछ चौपाइयां जो है जिनको इंगित कर रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं,
इसके बावजूद रामचरितमानस का गुटखा जेब में लेके चलते हैं। आखिर उनको भी तो कोई एक आध्यात्मिक ताकत चाहिए। जी, जो पेड़ की पूजा करते हैं, सुनिए, गांव में आप गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के चौरा की पूजा करने वाले लोग, आप क्या समझ रहे हैं कि वो इतनी आसानी से चीजों को बदल लेंगे? वो चौरा की पूजा करते हैं। सब बस्तियां, ठीक है, सब जातियों की अलग अलग बस्तियां हैं, सबके अपने अपने देवी देवता हैं, गांव के देवता है, और सबके अपने अपने हर पूर्वे के अपने अपने देवी देवता हैं। पेड़ की पूजा करते हैं, प्रकृति है वो, और तरह तरह से चीजें हैं। तो ये आगे आने वाला समय कैसे दिखेगा ऐसे कि मूवमेंट किस तरीके का खड़ा है। आखिर आप इस दिशा को ले किधर जाएंगे? ले जाने के लिए आपके पास इंग्रेडिएंट क्या है? मैंने आपको बताया कि ये सारा नैरेटिव जाएगा तो लोक कल्याणकारी योजनाएं, यानी जो आर्थिक लाभ हो रहा है, इस तरह के आरोप तो बीजेपी पे नहीं है ना कि फला जाति के लोगों को अन्याय हो रहा है, नौकरियों में भेदभाव करके भर्ती कर लिया गया। कुछ चीजें हैं, कुछ जगह पे है, लेकिन उसको भी मजबूती से विपक्ष नहीं उठाता है। तो जब विपक्ष उन चीजों को नहीं उठाएगा उस मजबूती से, तो पब्लिक को उतनी बातें वो पता भी नहीं हो पाएंगी। और जहां थोड़ा चर्चा होती है उसका मैनेजमेंट बीजेपी करती है। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मेरा कहना है कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उन परिस्थितियों में आप अपने को कहां खड़ा पाएंगे? मौर्य समाज में 3 लीडर हैं। एक स्वामी प्रसाद जी हैं जो सपा के साथ हैं, एक केशव देव मौर्य हैं जिनके सपा से रिश्ते खराब हो चुके हैं, और एक केशव प्रसाद मौर्य है जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। तो आप अगर टेस्ट कराएंगे कि अति पिछड़ों में कौन ज्यादा लोकप्रिय है, तो चुनाव ही उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में चुनाव में उतना होगा। जी जी जी। कुमार अभिषेक सर, मैं आपके पास आता हूं। अभी आप ही ने ये खबर, हालांकि ब्रेक के यूपी तक के प्लेटफॉर्म पर आपने बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी ने एक्शन ले लिया अपने 2 महिला नेताओं पर, जो कि एक समय फायर ब्रांड नेता के तौर पर मानी जाती थी, और ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने शामिल ही इसी तौर पर किया था कि बड़ी फायर ब्रांड युवा नेत्री हैं जो पार्टी को आगे ले जाएंगे, और आजकल की अध्यक्ष रही हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी जी। कुमार सर, तो मैं यही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो विजय सर बोल रहे थे कि इसको जनता किस तरीके से ले रही है। हालांकि ये वही जनता है उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या कांड होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाती है, मायावती को मुख्यमंत्री बनाती है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाती है। तो जनता तो किस विमर्श को किस तरीके से ले, वो चुनाव बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव जब इस तरह के एक्शन समाजवादी पार्टी ले रही है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि अखिलेश यादव बड़े गंभीरता से स्वामी प्रसाद मौर्य को ले चुके हैं और पूरा मन बना चुके हैं कि इस विवाद को हवा दो। कुमार सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और आज के एक्शन से तो यही लग रहा है कि अब धीरे धीरे पार्टी अपनी लाइन तय करेगी। देखिए, जिस वक्त ये मुद्दा उठा, इस मुद्दे को उठे हुए लगभग 2 हफ्ते होने को है, उससे ज्यादा ही होने को है, और 2 हफ्ते तक मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी अपना, जिसे वाटर टेस्टिंग कहना है, वो कर रही है। रोली तिवारी मिश्रा हो या ऋचा राजपूत हो, ये लोग लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के खिलाफ जाकर के स्टैंड भी ले रहे हैं। आपसे 2 लोगों को, इसलिए मैं कहता हूं कि इन दोनों को हटाया गया कि इनके हटाने से पार्टी की सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ा ना, विधायक सांसद कुछ नहीं है। आप देखिए, ऐसा ही स्टैंड राकेश प्रताप सिंह ने लिया है, जो अमेठी के गौरीगंज से विधायक है, और उन्होंने बहुत टफ स्टैंड लिया हुआ। आप अगर मनोज पांडे से बात कर ले, ऊंचाहार के जो विधायक पूर्व मंत्री हैं, उनका स्टैंड भी कड़ा है। तो ये 2 लोग हो सकता है कि अपनी आलोचनाओं में काफी आगे निकल गए हों, और पार्टी को एक लाइन क्लियर करनी रही हो। पार्टी ने यहां तक स्टैंड लिया हो कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के हम डिफेंसिव रहेंगे, उनको हम आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन पार्टी के भीतर सिर्फ यही 2 नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, खास करके सवर्णों के बीच के जो नेता हैं, जो बिल्कुल इस लाइन से सहमत नहीं है। मेरा मानना है कि अभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना लाइन क्लियर नहीं किया है। इन दोनों लोगों को निकाला जरूर गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि ये लाइन अखिलेश यादव ने तय कर दी। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया है वही लाइन रहेगी, यानी कि चौपाइयों को निकाला जाए, चौपाइयों पर विवाद हो, रामचरितमानस को लेकर के चर्चा की जाए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी का जो और भी दूसरा नेतृत्व है, और भी जो शीर्ष लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इससे पार्टी को दूर रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि जितना मुद्दा उठ गया,
इस मुद्दे को बहुत लंबा नहीं खींचा जाए। और इसीलिए आप देखेंगे राम गोपाल यादव का भी बयान, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कह दी हैं। तो मुझे लगता है अमीश की आज का ये डेवलपमेंट तो बड़ा डेवलपमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके जरिए एक चीज जरूर होगी कि पार्टी कुछ हद तक मान करके चल रही है कि ये भी मुद्दा उनके लिए है। और जैसा लक्ष्मण जी कह भी रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर के अभी जो अगर कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है तब इस मुद्दे की अहमियत मालूम चलेगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के थोड़ी संजीदा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद इस मुद्दे को पकड़ा हुआ है। अखिलेश यादव खुद जहां उनसे पूछा जाता है इस मुद्दे पर बोल देते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और मुझे लगता है पार्टी या तो इस पर बहुत क्लियर नहीं है कि आखिर इसको करना क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव कोई लाइन ले लें और उसके बाद भी बड़े नेता इस पे लाइन लेने से बचे, तो ये मेरे समझ से थोड़ा परे है कि आखिर ये पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। अखिलेश यादव ने अगर एक बार लाइन तय कर दी तो फिर सारे लोगों को बोलना चाहिए। इस पर अभी भी कोई नहीं बोल रहा। जहां तक मेरी जानकारी है सारे प्रवक्ताओं को मना कर दिया गया है कि आप रामचरितमानस पर नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि जो राजू दास और इनका विवाद हुआ इस पर भी किसी को बोलने की मनाही की गई है। तो आखिर पार्टी चाहती क्या है? पार्टी क्या चाहती है कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहे और इसी कंफ्यूजन के भीतर से कोई विमर्श निकले, उसके बाद पार्टी उस सिरे को लेकर के आगे बढ़े। मुझे लग रहा है अभी जबरदस्त कंफ्यूजन की स्थिति है और कहीं ना कहीं इन दोनों को जो कार्रवाई की गई है, निकाला गया है, इसमें एक वर्ग का प्रेशर भी जरूर होगा कि भाई आखिर पार्टी अपनी लाइन तय करे। और निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, बड़े नेता, अब जो रोली तिवारी मिश्रा है तो अखिलेश यादव के खिलाफ बोला था, ऋचा राजपूत ने भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोला है। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने रामचरितमानस की आड़ में पार्टी नेतृत्व को भी निशाना बनाया है, उन लोगों पर यह कार्रवाई कर दी गई है। और मुझे लगता है कि अभी भी पार्टी इस कंफ्यूजन में बनी हुई है कि इसके ऊपर लाइन लेना क्या है। मुझे लगता है अभी तक ये क्लियर नहीं। लक्ष्मण जी, अगर बीजेपी मोदी अपनी किसी मीटिंग में कहते हैं कि हमारी पार्टी को पसमानदा मुसलमानों पर भी अब ध्यान देना चाहिए, तो हम तो ज़्यादातर उसकी विवेचना इस रूप में होती है कि बीजेपी अपना आधार, अपना वोट बेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने दूसरे नेताओं को भी चुप नहीं कर रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण नेताओं को, तो वहाँ ये डिस्कोर्स बनता है कि अखिलेश यादव कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो फिर तो वो बीजेपी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है ना। जो हिंदूवाद की छतरी के सबटेक्स्ट में तो मुसलमान का विरोध है, तो जब बीजेपी वहां पर मुसलमान तक अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है तो वो कंफ्यूजन नहीं लगता, ये कंफ्यूजन लगता है। ये इस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है नीरज जी कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन जैसा मैं अभी नहीं मान पा रहा हूं कि वो कोई कंफ्यूज है। वो बहुत शातिर राजनीति करते हैं, बहुत माहिर राजनीति करते हैं। मसलन वो जो उनका कोर विचार है ना, समानांतर रूप से इस देश में कहीं भी यह आवाज मध्यम नहीं की गई है कि हिंदू खतरे में है। एक तरफ पसमानदा को जोड़ने की राजनीति बहुत बारीकी से बीजेपी कर रही है और बिल्कुल उसी देश काल परिस्थिति में वो हिंदू राष्ट्र की भी मांग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति भी कर रहे हैं। तो वो उनका संदेश, उनका विचार बिल्कुल स्पष्ट है और उस विचार और संदेश से बिना समझौता किए वो अपना दायरा बढ़ाते हैं। मसलन जैसे वो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में खासकर जब गैर यादव ओबीसी जातियों और गैर जाटव दलित जातियों को जोड़ने के लिए अपनी सियासी बिसात बिछाते हैं, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं होता है कि वो उनको बहुत हक दे रहे हैं। हाँ, उनको जो नाराजगी है पहले वो उभारते हैं कि देखो भाई, सपा में यादवों को ही सारा फायदा मिला, बसपा में जाटवों को ही मिला, अब तुम्हें कुछ मिला नहीं है तो तुम हमारे पास आओ। और बिल्कुल उसकी कुछ आधार भी होते हैं जिसकी वजह से उनको उनका समर्थन भी मिलता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सामाजिक न्याय किया। मसलन मिसाल के तौर पर बस छोटा सा उदाहरण दे दूं, प्रधानमंत्री देश के खुद कम से कम कई बार ये दावा खुद कर चुके हैं कि वो ओबीसी हैं। उन्होंने 27 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए और उसका खूब ढोल नगाड़े से प्रचार किया। पहली बार कैबिनेट मंत्रियों की जातियां बताई गई कि 12 दलित और 27 ओबीसी बना दिए गए। बहुत कुछ काम किया जा रहा है।
लेकिन ओबीसी की जो बुनियादी मांगे हैं, मसलन जाति जनगणना, मसलन मंडल कमीशन की सिफारिशें, उस पर कभी कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो उसके खिलाफ होगी। तो ये थोड़ा सा फर्क है। हाँ, ये बात ठीक है कि इस बात को जनता तक ले जाने का काम विपक्षी दलों का होता है, वो कितना ले जा पा रहे हैं इसका असर तो चुनाव में दिखता है। तो एक छोटी सी बात ये, अब अखिलेश यादव को ये तय करना होगा कि आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं। सीएचडीएस का आंकड़ा आपके सामने है, जो न्यायप्रिय समाजवादी सवर्ण हैं वो आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे, जो वाकई आपकी पार्टी लाइन पर आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर पार्टी ये लाइन लेती है कि समाजवाद का अर्थ किसी भी वंचित, शोषित, कमेरा व्यक्ति के स्वाभिमान से जुड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी सवर्ण को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर यह स्पष्ट संदेश लीडरशिप से नहीं आता है, और अगर लीडरशिप की भाषा ही बहुत बीच का संतुलन बना के रहे, तो फिर तो नेता बेलगाम होते हैं। जितना अनुशासनहीनता समाजवादी पार्टी झेल ली, भारतीय जनता पार्टी इसका रेश मात्र भी झेल पाती है क्या? वो तो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया और कोई बोलता नहीं है। यहां तो बहुत तरह की चीजें, इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति अब बहुत मतलब जैसे ना पुताओ मीट तो भताओ मीट वाला जो लालू जी बोलते थे ना, उस तरह से नहीं चल पाएगी। अब इस विमर्श में अगर आप कोई पैरेलल लाइन खींचने की गुंजाइश देख रहे हैं, तो लीडरशिप को क्लियर स्टैंड लेकर एक पीसी करके ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो ये बात कही जा रही है, और हम इतनी बात में इस लाइन का समर्थन करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होता कि अपर कास्ट नेता आपकी पार्टी के नाराज हो रहे हैं और एससी एसटी जो ओबीसी और एससी नेता हैं वो अलग राय ले रहे हैं। ऐसे तो फिर आप या तो चुपचाप बैठ के देखना चाहते हैं कि देखें जरा भारी कौन पड़ रहा है, चुनाव ज्यादा नजदीक आएगा, जो ज्यादा भारी पड़ेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ठोस राजनीति, और वो भी चुनौती जब बीजेपी से हो तो आप नहीं। अब जैसे मैं आखिरी बात कह दूं कि इस पूरी बातचीत को सपा प्रमुख अगर थोड़ा सा और स्पष्ट करते, और जहां तक उन्होंने सवाल किया है कि मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री चौपाई पढ़ दें, यही बात वो अपने अपर कास्ट लीडरशिप पे, मुलायम सिंह यादव, तो मैं बार बार कहता हूं ना, उनके ऊपर लोग कहते थे कि यादववादी हो, तो एक तरफ कहते थे कि मोहन सिंह खड़े और एक तरफ जनेश्वर मिश्रा, और उनसे वो समाजवाद की बात करवाते थे। अखिलेश यादव को ये बात कहनी चाहिए कि जिन बातों को लेकर आपत्तियां हैं वो कोई धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं, कोई राम का विरोध नहीं, कोई सनातन का विरोध नहीं, लेकिन अपने स्वाभिमान की बात कही जा रही है। इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। फिर जो मायावती जी ने जो गलती की है, कांशी राम जी की लेगेसी पर खड़े होने की बजाय उन्होंने कह दिया कि हम इस पूरे प्रकरण के साथ ही नहीं है, जबकि पूरी लड़ाई इसी अस्मिता की रही है। इस जगह पर सपा के पास ये मौका था कि वो और आगे बढ़ करके वो एक लकीर खींच लेती, और बाकी जगहों पर देखिए, सच बात ये है ना कि ये एक विमर्श फैलाया गया, मेरा तो काम है तुलसी पर, सारे उत्तर भारत में रामचरितमानस घर घर नहीं पढ़ी जाती, ये एक भ्रम फैलाया गया है। बोलने वाले लोगों की बातें ज्यादा सुनाई देती हैं, इसका अर्थ ये कतई नहीं कि वही उतना ही सच है। इस देश में कितने घरों में किताबें रखने का कल्चर है, और दलितों के घरों में रामचरितमानस अपवाद रूप में ही मिलता है। ओबीसी के घरों में कुछ ताकतवर जातियां जो सो कॉल्ड ताकतवर कही जाती हैं, उनके घरों तक इसकी पहुंच है, सक्षम लोगों तक। बाकी सबकी अपनी अपनी एक प्राकृतिक उपासना पद्धति और बहुत सारी चीजें रहती। अगर ये विमर्श इतना खुल करके जनता तक जा पाता, तो मुझे लगता है कि जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना कनेक्टिविटी के मीडियम नहीं थे, तब भी मिले मुलायम कांशीराम हो गया। आज तो आपका मैसेज पहुंचाना आसान है, क्लियर है, अगर आप ढंग से इस पर लग जाएं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि थोड़ा सा वैचारिक स्पष्ट होनी चाहिए। जी विजय जी, ओम प्रकाश राजभर की गैर मौजूदगी, यानी एमबीसी के एक लीडर की गैर मौजूदगी अखिलेश यादव के साथ, और बीजेपी से बढ़ती नजदीकी, और मायावती का घटता वोट बैंक, यानी वो जो एक लो हैंगिंग फ्रूट अभी दलित वोट बैंक में लग रहा है तमाम पार्टियों को कि भाई वो मायावती तो वो हम ले लें। तो ये दोनों जो बातें हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश की वजह बनती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वो एक एमबीसी का के लीडर के तौर पर अगले 10 महीने में 9 महीने में एस्टैब्लिश कर सकें। आप जरा सा सवाल एक बार फिर से रिपीट कर दें, बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से अलग हुए, बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, यानी एक एमबीसी के स्ट्रांग लीडर की
चाहे एक पॉकेट में ही है, लेकिन एक लीडर की गैर मौजूदगी तो अखिलेश यादव फील कर ही रहे हैं ना, महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में वो स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़ावा देके ओम प्रकाश राजभर का वैक्यूम भरना चाहते हैं, और दलित वोट जो कि मायावती से टूटता हुआ लग रहा है सबको, तो वो वोट अपनी तरफ खींचने के लिए ये शूद्र राजनीति जो है वो उसकी एक वजह होती है। तो यानी अखिलेश के पास तो ये दोनों वजह है। वो एक मतलब उनके रास्ते को इस तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता राजनीतिक रूप से, अगर वो इस पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं। नहीं, अखिलेश की रणनीति बिल्कुल ठीक है, अखिलेश की रणनीति में कोई कमी नहीं है, लेकिन अखिलेश के पास टीम नहीं है, एक बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, ये सामाजिक न्याय पार्ट 2 का दौर है। मोदी एरा जब से शुरू हुआ है भाजपा में, देखिए बीजेपी जब तक मोदी नहीं थे, बीजेपी उत्तर प्रदेश में जमीन पे लेटी हुई थी। उसके पास 50 से कम विधायक थे, 10 से कम एमपी थे, लेकिन अचानक उसमें जो चमत्कार होता है उसको भी समझने की अगर हम कोशिश करें तो वो आया मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट से। ये टर्मिनोलॉजी ही आया, इसलिए आया कि बहुमत की सरकारों के बाहर सपा की 2 बार बहुमत की, 1 बार बहुमत की सरकार आई और बसपा की 1 बार बहुमत की सरकार आई, यानी 2 पार्टियां जो एक दलित कुनबे को रिप्रेजेंट करती थी, दूसरा पिछड़े वर्ग को, पूरे पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करने का दावा करती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके बहुमत की सरकार आने के बाद इनका ही वोट भिन्न हो गया? अगर इस बात पे अगर ध्यान देंगे तो मुझे जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि अब पिछड़े वर्ग की सब जातियां राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक हैं और राजनीतिक तौर पे अपनी हिस्सेदारी भरपूर मात्रा में चाहती हैं। इसीलिए बिटवीन द कास्ट उनमें पॉलिटिकल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये पहले कुर्मी इरादों में चलती थी, जो एक साथ था पहले, बाद में उनमें टकराव हुआ। बेनी प्रसाद वर्मा सपा से जब अलग हुए तो उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि क्यों अलग हुए। तो एक तरीके से कुर्मी समुदाय उस समय सपा से अलग हो गया। ठीक ऐसे ही नीचे के और भी बिखराव हुआ। ऐसा ही बसपा की जब बहुमत की सरकार आई, उनके यहां हुआ। जाटव जो 10% उत्तर प्रदेश में है, देखिए 2 पिछड़े वर्ग में यादव और दलित वर्ग में जाटव, 2 बिरादरियां ऐसी हैं जिनकी 10% या 10% से अधिक जातियां हैं। इनका राजनीति में वर्चस्व है और इन्हीं के वर्चस्व को छोड़कर, इनके झंडे या इनकी छतरी को छोड़कर एमबीसी या एमएससी भाग के चला गया किसी दूसरी पार्टी में, यानी बीजेपी की तरफ चला गया बड़े तादाद में। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो चीजें एक बार टूट गई हैं उसको जोड़ने के लिए ग्लू क्या है? क्या ग्लू रामचरितमानस बन सकता है? अगर बन सकता है तो इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनकी स्ट्रेटजी में, उनके रणनीति में, उनके रणनीतिकारी सजेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बढ़िया है, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसका रिजल्ट आएगा वो महत्वपूर्ण है कि क्या ओम प्रकाश राजभर इसको रोकेंगे नहीं, क्या केशव देव मौर्य इसको रोकेंगे नहीं, क्या तमाम और जो 0.51% इस तरह की जो कास्ट है उनकी लीडरशिप इसको रोकेगी या इनके साथ जाएगी? अच्छा, फिर जो आपके साथ जो आपकी पास हिस्ट्री चिपकी हुई है उसका काउंटर आप कैसे करेंगे? फिर जो नैरेटिव क्रिएट होगा उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? आज स्वामी प्रसाद मौर्य, इतनी देर हम लोग बात कर रहे हैं और हम पाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में अकेले हैं। अखिलेश उनका साथ देते भी नजर आते हैं और नहीं भी देते नजर आते हैं। और रामगोपाल जी, प्रोफेसर रामगोपाल जी कुछ और कहते हैं, शिवपाल जी कुछ और कहते हैं। तो या तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आगे बढ़िए अगर लगता है कि ये बात ठीक है। मुझे जो लगता है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है, मैंने इस बात को शुरू में कहा, इनमें जातियों में भी आपस में विवाह वाले संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां समरसता है, समरसता वहां भी नहीं है। आप दलित समुदाय में जिसको आप कहेंगे कि सबसे छोटी जाति है, छोटी मतलब मेरा कि आबादी में कम हो और जिसको सामाजिक स्वीकार्यता उतनी अच्छी ना हो सम्मान के तौर पे, तो भी वहां आप पाएंगे कि वहां भी शादियों को लेकर बहुत ही अलग तरीके के समीकरण है। तो जहां पे इस तरह के चीजें हों, हम ये नहीं कहते कि इसको खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म हो सकता है। बहुत लंबे समय से इसकी कोशिश की जा रही है और नई पीढ़ी, मैंने शुरू में कहा, नई पीढ़ी इसको नहीं मानती है, वो इन चीजों से परे होकर सोचती है। तो जब आप राजनीतिक तौर पे जाएंगे, 3-4 चीजें हैं राजनीति में ले जाएंगे, जब आप इन कास्ट को एड्रेस करेंगे, उसमें सबसे बड़ा है राजनीतिक आपका रिप्रेजेंटेशन, कितना मात्रा में आप दे रहे हैं। दूसरा, आप शैक्षिक तौर पे उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। तीसरा, आप उनको आर्थिक भागीदारी में क्या हिस्सा दे रहे हैं। और चौथा आएगा सामाजिक। अब इन चारों पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो तय करेगा कि आप राजनीति में कितना आगे बढ़ पा रहे हैं। जो पार्टी इसको ठीक से कर लेगी वो पार्टी कामयाब होगी।
लेकिन अगर हम अपने टूल्स और स्ट्रेटजी 7-8 साल 2014 के पहले वाला रखेंगे तो हमको नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी से लड़ पाएगा। बीजेपी से लड़ने के लिए आपको बीजेपी के पैरेलल उससे बेहतर और शानदार एक समीकरण लेके आपको सामने आना पड़ेगा। कुमार अभिषेक सर, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे भी ले लेता हूं इस पर। अमीर जी, मैं ट्वीट कर लूं? ठीक है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक, थैंक यू। आपका अगला शो है। एक संक्षिप्त टिप्पणी कुमार जी आपके इस पर कि एक तरफ जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस देश में तो सभी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र की बात जब उनसे सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान, और एक तरफ मतलब उत्तर प्रदेश में 2023 से शिला आनी शुरू हो गई है, राम मंदिर अपने पूरे शबाब में नजर आएगा जब चुनाव होने वाला होगा। तो अखिलेश यादव के पास क्या यही आखिरी रास्ता बच गया है अब जाति की राजनीति को इस तरीके से लेके आने का? क्योंकि अगर सब हिंदू हो गए उत्तर प्रदेश में तो हिंदुत्व की राजनीति तो बीजेपी कर रही है ना। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बात कही कि भारत हिंदू राष्ट्र है और यहाँ का हर नागरिक हिंदू है, तो इसके पीछे का मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जातियों में जो तोड़ने की कोशिश है, या यूं कहें कि बीजेपी के वोट बैंक में जातियों के जरिए सेंध लगाने की जो कोशिश है, उसे ये एक रोकने का सीधा सीधा मैं प्रयास इसको देख रहा हूँ। जिस तरीके से मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि भाई क्या रखा है, और अब ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, इस तरीके की बात अमूमन बचते रहे थे कहने में। लेकिन आप देखें कि समाजवादी पार्टी ने सारे जितने भी समीकरण, जितने हथकंडे सब अपना करके वो बीजेपी को नहीं हरा पाई। अल्टीमेटली वो अब इस मुद्दे पर आ गई है कि जब तक ओबीसी वोट बैंक को नहीं तोड़ेगी तब तक वो बीजेपी को नहीं हराएगी, ये उनके मन में बैठ चुका है। और ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो आप जो भी विवाद इस वक्त उभर करके आया है, जो भी चीजें आई हैं, ठीक है, वो अस्मिता से जुड़ी हो सकती है और वो विवादित हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन 1 साल का टाइम बचा है चुनाव में। अभी से ये एक मोमेंटम बनाने की ये कोशिश हो रही है कि आने वाले वक्त में कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल मोमेंटम हो वो खड़ा हो, और साथ साथ 2024 में समाजवादी पार्टी को वो एक जो कहते हैं ना एक एज मिल सके, जिसके लिए वो बहुत समय से लगातार कोशिश कर रही है। तो हिंदू राष्ट्र की बात करके बीजेपी और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उस कह सकते हैं सियासत की जो एक शार्प जो उसके हथियार है उसको भोथरा करने की उन्होंने कोशिश की है। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा जातियों की बात होगी बीजेपी उतना ज्यादा हिंदुत्व की बात करेगी, जितनी ज्यादा जातियों और खास करके रामचरितमानस धर्म ग्रंथों की बात होगी उतना ज्यादा हिंदू राष्ट्र और मंदिर की बात होगी। तो आने वाले वक्त में हम अगर इन बातों को बढ़ता हुआ देखेंगे तो आप अंदाजा लगाइएगा कि 1 साल में हिंदुत्व और जातिवाद इस पर खूब चर्चा होगी। मुझे डर है कि कहीं जो ओरिजिनल मुद्दे हैं वो कहीं पीछे न छूट जाए। जी बिल्कुल। तो हमने दोस्तों आपसे YouTube पर एक सवाल पूछा था कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को फायदा मिलेगा, उस पर हमारे 68% दर्शकों का कहना है कि हाँ फायदा मिलेगा, जबकि 32% लोगों का मानना है कि फायदा नहीं मिलेगा। तो यानी ज्यादा हमारे दर्शकों की ज्यादा तादाद ये मानती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए जो एक फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड, तथाकथित फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की जो राजनीति अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कर रहे हैं उसका फायदा उन्हें 2024 के चुनाव में मिल सकता है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और विजय उपाध्याय भी थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।